तो वहीं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव की तलाश जारी है। नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आईएएस आनंद बर्धन को मिल सकती है जिम्मेदारी। आईएएस आनंद बर्धन को हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। 31 मार्च को रिटायर्ड होंगी राधा रतूड़ी। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद बर्धन। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर होने वाली है और इसी बीच नए मुख्य सचिव के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आईएएस आनंद बर्धन के नाम पर मंथन जारी है। आनंद बर्धन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव और आनंद बर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। आनंद बर्धन 1992 बैच के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की नौकरशाही में बर्धन वर्तमान में सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वरिष्ठता के आधार पर उनके मुख्य सचिव बनने की पूरी संभावना है। आधिकारिक सूत्र भी बर्धन को मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना जता रही है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्धता मिलने के बाद भी उत्तराखंड में रहकर आनंद बर्धन कार्य करना चाहते हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और प्रमुख सचिव एल पेनई भी दावेदारी की रेस में हैं। दोनों ही 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि नए मुख्य सचिव की तलाश जारी है। उत्तराखंड में देखना होगा अब नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया जाना है। नए मुख्य सचिव को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। नामों को लेकर मंथन चल रहा है। जो सबसे ज्यादा नामों पर तेजी संभावनाएं बन रही हैं वो है आईएएस आनंद बर्धन। ऐसे में देखना होगा आईएएस आनंद बर्धन जिनके नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। क्या आनंद बर्धन को मुख्य सचिव बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल। तो वही चारधाम यात्रा की तैयारियां हर स्तर पर तेज हो गई हैं। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। शुरुआती 1 महीने में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। इस बार 10 दिन पहले शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन हो रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। 5 दिन में 7 लाख लोग यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा को इस बार और अधिक गंभीरता के साथ नवाचार प्रयोग से भी जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के लिए आर्थिक, पर्यटन और धार्मिक महत्व से जुड़ी चारधाम यात्रा हर राज्य के लिए नई संभावनाएं लेकर आती है। हर साल यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगम बनाना प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। इसी को देखते हुए इस बार शासन प्रशासन चारधाम यात्रा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम धामी चारधाम यात्रा की तैयारी की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 10 दिन पहले चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मुकबा और हर्षिल दौरे से यात्रा को लेकर अच्छा माहौल बन रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत में तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए इस बार यात्रा शुरू होने के 1 महीने तक वीआईपी दर्शन मान्य नहीं होगा। यदि कोई वीआईपी आम श्रद्धालु की तरह दर्शन के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। धामों में भीड़ कम होने पर वीआईपी दर्शन को लेकर पुनर्विचार हो सकता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें इस बार 10 दिन पहले शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वही सुसवा नदी में भारी मशीनों से खनन पर हाईकोर्ट सख्त है। सरकार का प्लान में पेश करने के निर्देश। नदी के गिरते जल स्तर से सिंचाई भूमि हो रही है प्रभावित। 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जोईवाला क्षेत्र में सुसवा और अन्य नदियों में भारी मशीनों से खनन की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। खनन अधिकारियों ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी खनन हो रहा है वह नियमों के तहत हो रहा है। राज्य सरकार समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है जिससे रिवर बेड को कोई नुकसान ना हो। इसमें मामले को लेकर देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार और अन्य हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कहा था कि राज्य सरकार ने देहरादून की डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा
और अन्य नदियों में खनन के लिए भारी भरकम मशीनों की अनुमति दी है। इससे नदी का जलस्तर गिर रहा है और उनकी कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो रही है। उन्हें सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, भारी मशीनों से खनन होने के चलते स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि था भी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में वह 8 उपलब्धियां भी नहीं गिना सकते हैं, जबकि उनकी 80 नाकामियां गिनाई जा सकती हैं। ये बात उन्होंने रुड़की के एक होटल में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने मदरसे कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज किसान, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। बीजेपी सरकार में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। ये सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार सनातनी होने का ढोंग करती है, जबकि बीजेपी सरकार सनातनी नहीं बल्कि तनातनी है। मदरसे अवैध तब होते हैं जब उन्होंने आवेदन ना किया होता। करने के बाद मान्यता ना देना ये तो सरकार का दोष है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसे बंद कर दिए हैं। अब वे बच्चे कहां जाएंगे जो इन मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। देश की आजादी की लड़ाई में मदरसों का योगदान है। साल बल्कि इसके साथ भाजपा के 5 साल और 8 साल जोड़ दिए जाएं तो भी इनके पास सारे राज्य में 8 भी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि हाँ 8 नहीं 80 ऐसे भाजपा सरकार के गलत काम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने इस राज्य की प्रतिष्ठा को गिराया है, उस पर चोट पहुंचाई। हर वर्ग परेशान है, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों। बेरोजगारी नौजवानों को परेशान कर रही है और जीवन की असुरक्षा बुजुर्गों को परेशान कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण से आए माल्टा के प्रचार के चक्कर में भावुक हो गए। बोले कि गैरसैंण के लिए मैंने कुछ सपने देखे और दिखाए भी थे, लेकिन आज देख रहा हूं कि गैरसैंण और उत्तराखंडियत के अपमान के साथ राज्य में पलायन, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और लूटपाट का बोलबाला है। बेरोजगारी चरम पर है और नशे से युवा बर्बाद हो रहे हैं। वहीं हरीश रावत की इस पोस्ट पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद कैरोला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं तो कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं और कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता हैं। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए। टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा जनपद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है, जिसमें जनपद के 12 उप निरीक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र से हटाकर दूसरे कार्य क्षेत्र पर स्थानांतरित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही से पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही प्रभावी तरीके से व्यवस्थित रहेंगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलग अलग थाने और चौकियों से पुलिस उप निरीक्षकों को अलग अलग जगह स्थानांतरित किया गया है। पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ का बजट पास हुआ है। वहीं विधायक और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे सोलानी नदी पर बने पुल को जर्जर होने के कारण करीब पूर्व भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण स्कूल और रोडवेज की बसों को काफी घूमकर सफर तय करना पड़ता था। तो वहीं इस पुल के निर्माण की मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही थी। अब इस पुल निर्माण को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है।
विधायक ने बताया कि 38 करोड़ से अधिक का बजट पुल के लिए पास हुआ है। पुल का निर्माण मई तक शुरू हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई करीब 7 मीटर होगी और इससे अलग दोनों किनारों पर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनेंगे। इस दौरान विधायक लोनीवी, अधिशासी अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण भी किया है। देखिए, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इस बात को सिद्ध हुआ है और जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते हैं और सिद्ध से शिखर की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पूर्व प्रतिष्ठित जो पुल था सोनाई नदी का, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्कूल बसेस जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसका एक्शन हो गया है, बजट उसका आ गया है। अब टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। पुराना पुल चलता रहेगा, हल्के वाहनों के लिए वो खुला रहेगा और ये जो पुल बनेगा इस पे भारी वाहन चलेंगे और काफ़ी अच्छा पुल है, सीसी स्लैब का पुल है और उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी ली गई है। 7 मीटर का पुल है, उसमें 1.5 मीटर के फुटपाथ भी हैं और 268 मीटर्स का इसका स्पैन है पूरा। तो मैं कहता हूँ कि आधुनिक तकनीक से ये पुल बनेगा और आगे 50 साल की इसकी गारंटी होगी। तो वहीं नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की पानी, सड़क और बंदर लंगूरों की शिकायतें दर्ज की गई हैं। जिलाधिकारी ने समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनता की शेष समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय के भीतर समाधान करने के भी निर्देश दिए। नगर पालिका ज्योतिर्मठ के आयोजित तहसील दिवस में सुनील वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जल संस्थान और जल निगम को शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के साथ ही शुद्ध पेयजल सप्लाई को लेकर क्लोरिनेशन करने के निर्देश दिए। आज दिवस का आयोजन हुआ है जोशीमठ में, तो यहाँ अधिकांश शिकायतें बीआरओ और जल संस्थान और CWD को लेकर तो करीबन 75 है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि 1 हफ्ते के भीतर इन शिकायतों का निस्तारण करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इनका फॉलोअप लिया जाता है। आशा है कि सभी विभाग शिकायतों का निस्तारण कर देंगे और आज का तहसील दिवस काफ़ी संतोषजनक रहा है।